नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भुगतान शेष में असंतुलन को दूर करने के उपाय। भुगतान शेष को दूर करने के उपाय कौन कौन से होते हैं? तो मौद्रिक उपाय होते हैं और गैर मौद्रिक उपाय होते हैं। भुगतान शेष किसी देश के एक निश्चित समयावधि में अन्य देशों के साथ दृश्य और अदृश्य मदों के लेन देन का आर्थिक ब्यौरा भुगतान शेष। भुगतान शेष क्या है? इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि भुगतान शेष क्या है, भुगतान शेष व्यापार शेष में क्या अंतर होता है, भुगतान शेष की कौन सी मदें होती हैं और भुगतान शेष में असंतुलन के कितने प्रकार होते हैं, असंतुलन के क्या कारण होते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है भुगतान शेष असंतुलन दूर करने के उपाय। जो भुगतान शेष में जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है उस असंतुलन को किस प्रकार से दूर किया जाए। पहला जो उपाय है वो है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा की कीमतें, मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो वस्तु की कीमतें घट जाती हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो मात्रा है उसको किसी भी प्रकार से यदि रोक लिया जाए, यदि कम कर दिया जाए तो बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। मुद्रा की मात्रा जब कम हो जाएगी तो वस्तुओं की कीमतें भी कम हो जाएगी। बाजार में मुद्रा की मात्रा को सोखने का या कम करने के साख नीतियां हैं, चाहे वो बैंक दर बढ़ा करके अर्थव्यवस्था से मुद्रा खींच करके बैंकों में जमा कर ली जाए, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर बढ़ा करके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस प्रकार के जो अस्त्र हैं बैंक साख नियंत्रण के, उनका प्रयोग करके कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, इन सभी जो अस्त्र हैं मुद्रा संकुचन के या मुद्रा के प्रसार के, तो अब यहां पर चूंकि मुद्रा का संकुचन बाजार से, अर्थव्यवस्था से मुद्रा की मात्रा को किसी भी प्रकार से सोख लिया जाए। अब जब बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, जब मुद्रा की मात्रा कम, जब मुद्रा की जो मात्रा है वो जब कम हो जाएगी तो बाजार में ब्याज की दरें बढ़ेगी, ब्याज की दर बढ़ जाएगी, ब्याज की दर बढ़ जाएगी। ब्याज की जब दरें बढ़ जाएंगी तो अर्थव्यवस्था में कर्ज लेना कम हो जाएगा और जो लोगों के पास धन है वो भी बैंकों में जमा हो जाएगा। लोग कम खर्च करेंगे, लोगों के खर्च जो है, मांग कम हो जाएगी, वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। वस्तुओं की मांग कम हो जाने से वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएगी। मांग कम हो जाने से आयात जो है वो कम हो जाएगा। आयात कम हो जाने से जो देनदारी है, देनदारी कम हो जाएगी। देनदारी कम हो जाएगी। तुलनात्मक रूप से जब देश की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तो विदेशों में
हमारी वस्तुओं की जो निर्यात है या हमारी वस्तुओं की जो मांग है वो वृद्धि हो जाएगी। मांग वृद्धि हो जाएगी तो लेनदारी जो है वो बढ़ जाएगी। देनदारी कम, लेनदारी बढ़ जाएगी, हमारा भुगतान शेष का जो असंतुलन है वो दूर हो जाएगा। अब इस प्रकार की मुद्रा संकुचन के द्वारा भुगतान शेष में जो असंतुलन आया है उसको दूर करने का ये उपाय मुद्रा संकुचन है। किंतु ये कब प्रभावी होगी या इस मुद्रा संकुचन से हमें लाभ कब होगा, तो इसके लिए दो शर्तें हैं। अब इसमें पहली शर्त है कि जो देश की वस्तुएं हैं, जो देश की वस्तुएं हैं उनकी आयात की मांग लोच कैसी है। जो आयात है, आयात की मांग की लोच, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। आयात की मांग की लोच, यदि हमारे देश की जो वस्तुएं हैं विदेशों में जो मंगाई जा रही हैं, यदि उनमें बेरोजगार है, तब तो हमारे जो आयात है, जो हमारा निर्यात है, एक देश का जो निर्यात है वो भी देश का जो आयात कर रहा है, यदि हमारी वस्तुओं की आयात की मांग की लोच बेरोजगार है तब तो निर्यात बढ़ता है। इधर हमारी वस्तुएं कम हो गई, सापेक्षिक रूप से हमारी वस्तुएं भी कम है, मूल्य है इनका कम, और आयात की जो मांग की लोच है वो बेरोजगार है, तो वो हमारी जो आयात है हमारे, वो जो निर्यात है उसमें वृद्धि हो जाएगी। विपरीत स्थिति में देख लो, यदि हम जो आयात कर रहे हैं यदि वो बेरोजगार है, जो हमारा आयात है वो यदि बेरोजगार है तो कमी नहीं होगी, तो वस्तु की जो मांग है वो कम नहीं होगी और मुद्रा संकुचन के द्वारा जो हम भुगतान शेष का संतुलन दूर करना चाहते हैं वो नीति सफल नहीं होगी। तो जो मांग की लोच है, जो हमारी वस्तुओं की मांग की लोच है आयात की, उसका भी बड़ा प्रभाव होता है। दूसरा क्या है कि जो विनिमय दर है हमारा, मुद्रा संकुचन का एक प्रभाव यह भी होता है कि विनिमय दर में भी परिवर्तन हो जाता है और विनिमय दर में परिवर्तन का प्रतिकारी प्रभाव भी होता है। तो इस प्रकार से जो मुद्रा संकुचन के द्वारा भुगतान शेष को असंतुलन को दूर करना कठिन हो जाता है। मुद्रा संकुचन भुगतान शेष असंतुलन दूर करने के लिए इसको एक इस प्रकार से भी, चूंकि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में बेरोजगारी अधिक हुई, बेरोजगारी मुद्रा संकुचन के द्वारा जब अर्थव्यवस्था में साख महंगा हो जाता है, साख जब महंगा हो जाएगा तो उत्पादन जो होता है वो हतोत्साहित होता है। क्योंकि जो पूंजीपति, जो उद्योगपति है वो महंगा साख लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लागत बढ़ जाती है। जो पहले से ही उन्होंने साख ले रखा है उसकी ब्याज दरें बढ़ जाती हैं,
लागत बढ़ जाती, उत्पादन कम होने लगता। अब उत्पादन कम होने से इसका एक प्रभाव यह भी होता है कि रोजगार कम सृजन होता है, रोजगार कम हो जाते हैं। रोजगार कम हो जाने से लोगों की आय कम हो जाती है, आय कम हो जाने से मांग कम हो जाती है, और मांग कम हो जाने से पुनः उत्पादन कम हो जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रा संकुचन से एक अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से मुद्रा संकुचन के द्वारा भुगतान शेष असंतुलन को दूर तो किया जा सकता है, किंतु बहुत ही जोखिम भरा उपाय होता है मुद्रा संकुचन के द्वारा भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करना।